1984 सिख विरोधी दंगा मामले में केंद्र सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फिर से केस खोल सकती है। पीटीआई के हवाले से खबर है कि एसआईटी इस केस से जुड़े 186 केस की फाइलों को फिर से खोल सकती है। पीटीआई के हवाले से 1984 सिख दंगे के केस फिर से खुलने की खबर सामने आई तो सियासी गलियारों में इसका जिक्र शुरू हो गया है। जीपीसी प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ का कहना है कि हमें नतीजा चाहिए और दोषियों को सजा होनी चाहिए। डीएसजीएमसी केस के फिर से खोलने की खबर सामने आने से राहत महसूस कर रही है, इंसाफ की उम्मीद जता रही है। उधर पंजाब सरकार का कहना है कि उन्हें एनडीए सरकार से उम्मीद है। एनडीए ने सिख दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात कही थी। साथ ही कहा गया कि इसे पंजाब चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाए। आपातकाल के विरोध में पंजाब में आज और कल ब्लैक डे मनाएगी पंजाब बीजेपी। 1975 में इंदिरा सरकार के दौरान आज के दिन देश में लगाई गई थी इमरजेंसी। पंजाब में जारी है कांग्रेस का हल्के विच कैप्टन कार्यक्रम। आज फतेहगढ़ साहिब की बसी पठाना में लोगों से मिलेंगे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ी आम आदमी पार्टी की सियासी सरगर्मियां। चंडीगढ़ में आज यूथ मैनिफेस्टो के मुद्दे पर मीडिया से मुखातिब होगी पंजाब डायलॉग की टीम। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने नकोदर में अपने संगत दर्शन के चौथे और आखिरी दिन हल्के के 36 गांव की पंचायतों की समस्याएं सुनी और सीएम बादल ने इस दौरान कहा कि प्रदेश की अकाली बीजेपी सरकार ने पूरी तरह से पंजाब का विकास किया है। सीएम बादल ने कहा कि पंजाब में आज बिजली सरप्लस है, उच्च शिक्षा के लिए नई यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं, सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया। पंजाब में अकाली दल का एक शाम सरकार के नाम प्रोग्राम शुरू होने पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि संगत दर्शन अकाली दल के उसी प्रोग्राम का हिस्सा है। सीएम बादल ने कहा कि संगत दर्शन से ही लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। सीएम ने कहा कि इससे सभी इलाकों का एक्सरे हो जाता है और इलाके की समस्याएं दूर हो जाती हैं। पंजाब के पर्यटन मंत्री सोहन सिंह टंडन ने पंजाब में जल्द ही पानी में बसों को चलाने की बात कही है और टंडन ने कहा कि जुलाई में पानी पर चलने वाली डबल स्टोरी बस अमृतसर के हरीके पत्तन तक 12 किलोमीटर का सफर तय करेगी। गौरतलब है कि पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। भारत में पानी में चलने वाली पहली बस होगी। बस अमेरिका के सिएटल शहर में बनकर तैयार हुई है। पठानकोट के सुजानपुर में कांग्रेस ने शुक्रवार को रैली की। रैली में नेता विपक्ष चरणजीत सिंह चन्नी, राजा वड़िंग, राजकुमार वेदका समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस की इस रैली में नेताओं के निशाने पर पंजाब सरकार रही। चन्नी ने प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए पंजाब में अगली सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, ये कहा। नेता विपक्ष चरणजीत सिंह चन्नी ने एसवाईएल को लेकर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की ओर से दिए गए बयान को पंजाब की जनता को गुमराह करने वाला बयान करार दिया। चन्नी ने कहा कि पंजाब सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल के मुद्दे पर केस को कमजोर किया है और अब एसवाईएल के नाम पर अकाली दल प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है। चरणजीत सिंह चन्नी के निशाने पर आम आदमी पार्टी भी रही। चन्नी ने आम आदमी पार्टी को फर्जी बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के पास ना नेता है और ना ही पंजाब को लेकर कोई विजन है। आम आदमी पार्टी पंजाब की जनता को सिर्फ गुमराह करने में लगी है। हरियाणा में छात्र चुनावों को मंजूरी मिलने के बाद पंजाब में भी इसकी मांग उठ गई है। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है तो भगवंत मान बोले कॉलेज या यूनिवर्सिटी को सियासत का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। सीएम बादल ने कहा चुनाव आयोग देखेगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं होगा कोई सीएम इन वेटिंग उम्मीदवार। चुनाव के बाद विधायकों की राय शुमारी से होगा मुख्यमंत्री का फैसला। पंजाब संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर का बयान। फतेहगढ़ साहिब में पंजाब के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हरदीप सिंह ढिल्लों ने पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार सूबे को अपराध मुक्त बनाने के लिए वचनबद्ध है और साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर क्राइम विंग बनाया गया है। डीजीपी ढिल्लों ने बताया कि पंजाब पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए सरकार सूबे में 8000 नई भर्तियां करने जा रही है। पुलिस जवानों को आधुनिक हथियार, बुलेट प्रूफ वाहन और जैकेट, कम्युनिकेशन सिस्टम और अन्य उपकरण मुहैया करवाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से 40 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की जा रही है।
लुधियाना के श्यामनगर इलाके में अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि इलाके के रहने वाले जॉनी नाम के एक युवक पर स्विफ्ट में सवार होकर आए अज्ञात व्यक्तियों ने फायरिंग की और उसे जख्मी कर दिया। अमृतसर के पौष इलाके जामुन वाली सड़क पर रहने वाले कपड़ा व्यापारी के घर में घुसकर चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ किया। घटना के समय कपड़ा व्यापारी दोनों भाई व्यापार के सिलसिले में मुंबई गए थे। ये चोरी 30 लाख से अधिक की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक चोर घर के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। चोरों ने उसी कमरे को निशाना बनाया जिसमें जेवरात और नकदी रखी गई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली में गुरुद्वारे में बाबा बंदा सिंह बहादुर की शताब्दी में करवाए गए कार्यक्रम में हजारों की तादाद में संगत जुटी और यहां पहुंचे लोगों ने कहा कि हमें गर्व महसूस हो रहा है कि इस पावन धरती के पास हम रहते हैं। बंदा सिंह बहादुर ने कौम के लिए शहादत दी और उनकी शहादत की 30वीं शताब्दी पर कार्यक्रम करवाए। दिल्ली के कुतुब मीनार में बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारे के पास रहने वाले लोगों ने कहा कि अब तक बहुत कम लोगों को इस गुरुद्वारे के बारे में जानकारी थी, लेकिन अब लोगों को इसकी जानकारी होने लगी है। अमृतसर में हरमंदिर साहिब में गुरुद्वारा मंजी साहब में बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत को याद किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब के हुक्मनामे की कथा के साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर की आदित्य शहादत के इतिहास पर विचार चर्चा की गई। 21वीं सदी के वर्ल्ड के 16 आइकॉनिक प्लेयर में शुमार बलबीर सिंह सीनियर अपना खोया सम्मान वापस पाने के लिए जंग लड़ते हुए अब मायूस होने लगे हैं। अब उनकी उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई है, जिनसे मिलकर वो इंसाफ की मांग करेंगे। मोगा की हरमनप्रीत कौर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान बनकर पंजाब और देश का नाम रोशन किया, लेकिन अब हरमन ऑस्ट्रेलिया में होने वाली महिला बिग बैश लीग में खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब हरियाणा की 25 बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में उच्चतर शिक्षा विभाग की एक बैठक हुई और बैठक में राज्य के अलग अलग विश्वविद्यालयों में किसी प्रसिद्ध हस्ती के जीवन पर शोध करने के लिए स्थापित की जाने वाली चेयर के लिए एक नई नीति बनाने का फैसला लिया गया। केंद्र सरकार की ओर से व्यापार सुधार योजना 2016 के तहत कारोबार करने में आसानी प्रदान करने के लिए निर्धारित किए गए 340 बिंदुओं में से 297 बिंदुओं को हरियाणा में लागू कर दिया गया है। शुक्रवार को हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने इसकी जानकारी दी। व्यापार सुधार योजनाओं के बिंदुओं में बिजली, वन, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आबकारी एवं कराधान, श्रम, उद्योग एवं वाणिज्य, भू अभिलेखागार, शहरी स्थानीय निकाय नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग को शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार ने अटल स्थित फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम के तहत राज्य वार्षिक कार्य योजना 2016-17 के लिए 525 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। 254.53 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का और 270.87 करोड़ रुपए राज्य सरकार का हिस्सा है। ये बजट केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए सौंपा गया है। हरियाणा में बिजली विभाग की तरफ से होने वाली 29 और 30 जून की हड़ताल पर हरियाणा सरकार ने एस्मा लगा दिया है। हरियाणा सरकार इस हड़ताल को लेकर सख्त हो गई है। सरकार की तरफ से कहा गया कि बातचीत के सभी रास्ते खुले हैं। हर समस्या का समाधान बातचीत के जरिए होता है। सरकार ने भले ही एस्मा लगा दिया हो, लेकिन हरियाणा में बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी हड़ताल पर अडिग हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि उनकी 29-30 को हड़ताल हर हाल में होगी। हालांकि कर्मचारियों की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि हड़ताल के दौरान जरूरी सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सरकार की तरफ से एस्मा लगाए जाने के फैसले पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि एस्मा लगाने की जरूरत नहीं है। कर्मचारियों के साथ बातचीत करके हल निकाला जाना चाहिए। शुक्रवार को कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिले। इस दौरान राजकुमार सैनी ने अपनी सुरक्षा और आरक्षण के मुद्दे पर राजनाथ सिंह से बातचीत की। सांसद राजकुमार सैनी ने एक बार फिर से हरियाणा में आरक्षण के लिए जाटों के आंदोलन पर सवाल उठाए। सांसद सैनी ने कहा कि अपनी बात को रखने के कई तरीके होते हैं, लेकिन सड़कों पर बैठ जाना और उन्हें जाम करना गलत है।
हरियाणा के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 5वीं तक के छात्रों को दिया जाएगा अक्षर का ज्ञान। शिक्षा मंत्री बोले, प्रदेश में 50% छात्रों के 1 से 9 तक गिनती ठीक से नहीं बोल पाने की जानकारी मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि महेंद्रगढ़ जिले की तीनों नगर पालिकाओं में सर्वसम्मति से चेयरमैन बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों में आपसी सद्भाव और प्रेम बना रहे। उन्होंने बताया कि नांगल चौधरी नगर पालिका के चेयरमैन के लिए तो सर्वसम्मति से बबीता सैनी के नाम पर सहमति बन गई है और नारनौल और महेंद्रगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन भी सभी पार्षदों से सलाह मशवरा करके जल्द ही तय कर लिए जाएंगे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु 26 जून को सोनीपत से जींद तक चलने वाली सवारी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यहां के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। हालांकि रेल मंत्री सोनीपत न पहुंचकर चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। करीब 81 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग का निर्माण कार्य फरवरी 2016 में खत्म हो गया था, जिस पर करीब 740 करोड़ रुपए खर्च हुए और नए ट्रैक पर रेलवे सुरक्षा कमेटी की तरफ से करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन दौड़ाकर ट्रैक पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पैसेंजर ट्रेनें चलाने की मंजूरी दी गई है। सोनीपत से बीजेपी सांसद रमेश कौशिक ने भी इसे बड़ी सौगात बताया है। रमेश कौशिक ने कहा कि इस ट्रेन के चलने से बड़ी राहत मिलेगी और रोज के ट्रेन पैसेंजर्स के लिए काफी फायदा होगा। हरियाणा में सैद्धांतिक तौर पर छात्र संघ के चुनाव बहाल होने पर छात्रों में काफी खुशी है। हालांकि अभी छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। छात्र भले ही खुश हो, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने इनडायरेक्ट तौर पर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव कराने के लिए हरियाणा सरकार के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। तंवर ने कहा कि इस तरह के चुनावों का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा सरकार की तरफ से लिए गए जिलेवार एडहॉक पर नौकरी दिए जाने के फैसले पर सवाल उठाए। तंवर ने कहा कि सरकार बनने से पहले बीजेपी ने जनता से स्थायी नौकरी देने का वादा किया था। 26 जून को इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे है। इससे ठीक पहले हरियाणा में नशे के खिलाफ एक नई मुहिम का ऐलान किया गया है। हिसार रेंज के आईजी ने अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर जारी करके लोगों से नशे का काला कारोबार करने वालों के बारे में जानकारी मांगी है। आम लोगों से जो जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है उसके लिए पुलिस की तरफ से कुछ सवाल दिए गए हैं, जैसे कि कौन से गांव और शहर ड्रग्स प्रभावित हैं, कौन इसके सरगना है और कौन उसके साथी हैं, उसका नेटवर्क और सप्लाई चेन क्या है, उनका पता, फोन नंबर और गाड़ी नंबर क्या है, उनकी संपत्ति का ब्यौरा, किस प्रभावी शख्स की शय से ये कारोबार हो रहा है। रोहतक में पुराने बस स्टैंड के सामने पुलिस थाने से महज 100 मीटर दूर पेट्रोल पंप पर काम करने वाले सेल्समैन की आंखों में मिर्च डालकर बाइक सवार 3 लुटेरे कैश से भरा बैग लेकर फरार हो गए। दूसरे सेल्समैन ने एक लुटेरे को दबोच लिया, लेकिन लुटेरों ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के बिहाफ पर आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक लुटेरों की पहचान कर उन्हें ढूंढा जा रहा है। हरियाणा में पंचायत चुनाव के दौरान कई उम्मीदवारों ने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया था। इसी कड़ी में सिरसा जिले के गांव बकरियांवाली, मौजूखेड़ा और केसुपुरा के सरपंच शामिल हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने इनके 8वीं और 10वीं के प्रमाण पत्र फर्जी पाए हैं। तीनों सरपंचों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। इन सरपंचों और इनके परिजनों का कहना है कि उनके प्रमाण पत्र और दस्तावेज पूरी तरह से सही हैं। उनके मुताबिक गांव के ही लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हरियाणा में गर्मी का कहर जारी है। हिसार में पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा में मानसून अपने वक्त पर ही आएगा। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई से पहले हफ्ते में हरियाणा में मानसून आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल की 25 बड़ी खबरों का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बड़ा बयान। मैंने कभी नहीं कहा मैं बनूंगा हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री, पार्टी आला कमान लेगी आखिरी फैसला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा है। बोले, सीबीआई और आयकर की कार्रवाई मेरे खिलाफ विरोधियों की साजिश।
हालांकि मुख्यमंत्री ने विरोधियों को दो टूक जवाब दिया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि वो इन मामलों के बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं है। इस सियासी बवंडर से वो पाक साफ होकर बाहर आएंगे। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में सीबीआई और ईडी मुख्यमंत्री के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। हालांकि इन दिनों में सीबीआई ने मुख्यमंत्री से 2 दिन लगातार पूछताछ की थी। हिमाचल में शुरू हुई शिलान्यासों पर सियासत। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का वीरभद्र सिंह पर बीजेपी के शिला पट्टिकाओं को बदलने का आरोप। सीएम ने आरोपों को खारिज किया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने वीरभद्र सरकार पर अनाप शनाप फैसले लेने का आरोप लगाया है। धूमल ने कहा कि कांग्रेस को पता है कि अब वो सत्ता में नहीं आने वाली है, लिहाजा लोगों को गुमराह करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आरोपों की बौछार करते हुए नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने एक बार फिर से प्रदेश में जल्दी चुनाव होने की बात कही। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में साल 2017 में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं और इन चुनावों की आहट अभी से नजर आने लगी है। हिमाचल प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी करने की बड़ी चुनौती है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। हालांकि साल 2014 में सेंट्रल बीजेपी ने तय किया था कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार की उम्र 72 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या 72 साल की उम्र की सीमा पार कर चुके प्रेम कुमार धूमल की जगह इस बार कोई और होगा बीजेपी का सीएम उम्मीदवार। शिमला में मिड डे मील वर्कर्स का प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर खोला मोर्चा। मंडी के रोहांजा में खाई में गिरी रिकांगपिओ जा रही बस में सवार 25 लोग घायल, एक की मौत। पहाड़ों की रानी को उसकी असल पहचान वापस दिलाने का काम शुरू। पूरे प्रोजेक्ट पर 200 करोड़ की लागत आएगी। ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई एंड सीवरेज सर्कल को लागू किए जाने के संकेत दिए गए हैं। इसके तहत वर्ल्ड बैंक की सहायता से 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से विशेष पेयजल और सीवरेज मैनेजमेंट सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। हिमाचल टूरिज्म की 200 करोड़ रुपए की इस प्रोजेक्ट के तहत शहर के चौड़ा मैदान से छोटा शिमला तक की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। स्मार्ट सिटी में शामिल होने के लिए शिमला नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी है। नगर निगम स्मार्ट सिटी पर केंद्र सरकार को जल्द ही प्रपोजल भेजेगा। शहरी विकास विभाग में नगर निगम शिमला का विशेष सदन महापौर संजय चौहान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। स्मार्ट सिटी के लिए दूसरी बैठक बुलाई गई है, जिसमें वार्ड पार्षदों समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके पारंपरिक खेलों को नई जान फूंकने की बात कही है, जिसके बाद लोगों में इसे लेकर नई उम्मीद जगने लगी है। सोलन मेले के उद्घाटन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिलोनी देवी की शोभा यात्रा की अगुवाई की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पौराणिक और ट्रेडिशनल खेलों के लुप्त होने पर चिंता जाहिर की। तीरंदाजी जैसे खेल प्रदेश के हर गांव और कस्बे में खेले जाते हैं, लेकिन सरकारी अनदेखी की वजह से ये खेल दम तोड़ने की कगार पर पहुंच चुके हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद से अनुराग ठाकुर ने क्रिकेट की बेहतरी के लिए कई परिवर्तन किए, जिसके लिए धर्मशाला में क्रिकेट कॉन्क्लेव भी हुआ। बीसीसीआई लगातार खिलाड़ियों को खेल के बेहतर अवसर और सुविधा दिलाने का प्रयास कर रही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान हरमनप्रीत कौर की ऑस्ट्रेलिया में होने वाले महिला बिग बैश लीग में खेलने की पुष्टि करते हुए हरमनप्रीत को बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने बधाई दी। हेमकुंड साहिब यात्रा के मद्देनजर पहुंचा साहिब में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। रोजाना हजारों की तादाद में यहां आकर रुक रही है संगत। यहां विश्राम करने के बाद श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होते हैं। ऐतिहासिक गुरुद्वारा पांवटा साहिब में इन दिनों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हेमकुंड साहिब के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने परिवार के साथ यात्रा के लिए निकलते हैं। पांवटा साहिब का ये गुरुद्वारा इनका एक मुख्य पड़ाव होता है।